हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी का पहला मॉडल पेपर का संपूर्ण हल। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसी मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न यहाँ पर हैं इनका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, आपको लिखने का तरीका बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न संख्या 3 से कैसे आप प्रश्नों का उत्तर देंगे, उत्तर देने का तरीका क्या है, क्योंकि आप सभी ने कमेंट किया था कि सर प्रश्न संख्या 3 से भी हमें उत्तर बताएं। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 3 का के अंतर्गत एक गद्यांश दिया गया है और प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर जब आप किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे तब आपको 6 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। या फिर आप 3 का के गद्यांशों के प्रश्नों का कीजिए या फिर आपको 3 खा के जो गद्यांश के प्रश्न दिए गए हो रहते हैं उन्हें आप कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा 3 का के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी प्रश्न बने हुए हैं इनका आप उत्तर कैसे करेंगे। तो 3 का के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या आ है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों के उत्तर को लिखने का तरीका नहीं देखा है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आपको सबसे पहले करना क्या है, हेडिंग डाल देना है उत्तर संख्या 3 का आ। कौन से प्रश्न का आप उत्तर देने जा रहे हैं? 3 का आ। और यहाँ पर आप उत्तर संख्या भी डाल सकते हैं या आप प्रश्न उत्तर नंबर भी डाल सकते हैं या आप उत्तर नंबर भी डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे बोर्ड परीक्षा में संदर्भ। और संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित हिंदी को और गद्य खंड को काले यानी ब्लैक पेन से लिख देना है। और तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। किस शीर्षक निबंध से उद्धृत है? अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत यानी लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है? श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और अब अगला प्रश्न आपके गद्यांश के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, इसकी आपको व्याख्या करना है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आप सबसे पहले तो उत्तर संख्या या उत्तर नंबर डालेंगे 3 का बा प्रश्न का आप उत्तर देने जा रहे हैं। और आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। और आप व्याख्या कैसे करेंगे कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु सबको निगल जाती है, मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है और वह है क्या? रचना। क्या है? रचना है। आगे किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए, इसकी आपको व्याख्या करना है। और आगे आप इस तरह से व्याख्या लिखेंगे कि मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक अस्थाई रहे। ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक अस्थाई रहे, यानी कभी ना मिटे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा और लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित हो, इसके
लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत भी किया। इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर देंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। इसका उत्तर आप किस तरह से देंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है उत्तर संख्या 3 का, और 3 का के कौन से प्रश्न का उत्तर आप देने जा रहे हैं। सा यानी लास्ट प्रश्न का उत्तर आप देने जा रहे हैं। और इस तरह से आप यहाँ पर भी लिखेंगे। और अब आपको उत्तर देना है कि अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थर की चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए, तांबे पीतल के पत्रों पर लेख लिखवाए तथा पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख देंगे और आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न 6 नंबर का होगा। पहला अंक आपको मिलेगा, संदर्भ लिखेंगे जब आप तो 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, और जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। तो प्रश्न संख्या 4 का मैं आज आपको संदर्भ लिखने का तरीका, व्याख्या करने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर पद्यांश में लिखा हुआ है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणव पोत उठाकर। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे इस पद्यांश का, आइए जान लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर नंबर 4 का, और इसके बाद आपको पद्यांश की प्रथम लाइन से 2 या 3 शब्द या 4 शब्द लिख देना है। फिर आपको इसी तरह से पद्यांश के या कविता के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आपको गौर करना है। हिंदी को आपको काले यानी ब्लैक पेन से लिख देना है कि काव्यखंड है, इसलिए काव्यखंड लिखा गया है। अगर गद्यांश होता तो गद्यखंड होता, और अगर संस्कृत का पद्यांश होगा तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि संस्कृत खंड। बाकी आपका जो है संदर्भ लिखने का सभी में लगभग एक समान तरीका होता है। में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी, और लेखक यानी रचयिता का क्या नाम है, श्री राम नरेश त्रिपाठी, और इनका नाम भी आपको काले यानी ब्लैक पेन से ही लिख देना है। द्वारा रचित स्वदेश प्रेम इनकी कविता का नाम है, शीर्षक कविता से अवतरित है। तो इस तरह से आप संदर्भ जब लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। बस संदर्भ में आपको ध्यान देना है कि आपको कहां पर काले यानी ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। आपको पूरा संदर्भ एक ही पेन यानी ब्लू यानी नीले पेन से ही नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हिंदी और काव्यखंड और श्री राम नरेश त्रिपाठी। अगर अन्य किसी कवि का पद्यांश होता तो उनका नाम यहाँ पर लिखते, उनके कविता या पाठ का नाम लिखते। इस तरह से आप संदर्भ आसान तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। अब आपको यहाँ पर करना है इस कविता की व्याख्या। इस पद्यांश की आप व्याख्या कैसे करेंगे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरणों पोत उठाकर, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देना है व्याख्या, और आपको लिखना है हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। क्यों तत्पर रहता था, वह अपनी छाती पर उनके असंख्य पोत उठाकर यानी जहाजों को उठाकर, और आगे क्या करता था कि पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। पहुंचाया करता था प्रमुदित यानी खुशी मन से, कि वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे
कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। और आगे आप कविता में देखेंगे कि लिखा हुआ है कि नदियां जिनकी यश धारा सी, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर। और इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती हैं। और क्या लिखा हुआ है, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, पाओगे तुम इनके तट पर। अब आगे आप कैसे लिखेंगे कि धन्य थे वह हमारे ऐसे पूर्वज, इनका समर्पण उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तटों पर मिल जाएंगे। काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। काव्यगत सौंदर्य लिखने का आसान तरीका, सबसे पहले तो आपको बिंदु लिखना होता है कि जो आपके पद्यांश में या कविता में बताया गया है जिसके बारे में, वही लिखना है। यहाँ पर बताया क्या गया है कि पूर्वजों की गौरव गाथा का सजीव और अलंकारिक वर्णन किया गया है। और दूसरी बात है भाषा। भाषा क्या है इस पद्यांश यानी इस कविता की सरल खड़ी बोली है। किस भाषा में लिखा हुआ है कविता, खड़ी बोली में लिखा हुआ है। और तीसरा है बिंदु शैली। शैली कौन सी है, भावात्मक शैली है, भाव को व्यक्त किया गया है। चौथा बिंदु है रस। रस कौन सा है, धीर रस है। चौथा के बाद पांचवा बिंदु है, पांचवा बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, उपमा तथा रूपक अलंकार है। इस तरह से आप काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा जाएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और यह प्रश्न आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेखकों का नाम लिखा है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, उनकी मैं लिंक दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको डाल देना है यहाँ पर उत्तर नंबर 5 का, और 5 का आप पहला जीवन परिचय लिख रहे हैं इसलिए आप पहला नंबर यहाँ पर डालेंगे। और आप लिखेंगे पहले नंबर पे कौन से लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। इस तरह से आपको हेडिंग डालना है जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। और जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का काफी आसान शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। कब हुआ था जन्म, सन 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता यानी तंबाकू विक्रेता थे, और इनके पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद जी। आगे आपको लिखना है कि इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए। बालक जयशंकर जब केवल 12 ही वर्ष के थे और कक्षा 7 के छात्र थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। और माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने
हिंदी जगत की बहुत सेवा की और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। आप इतना सा छोटा सा जीवन परिचय आपको याद रखना है, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और आप रचना क्या लिखेंगे, आपको एक रचना का नाम लिखना है और आप एक रचना जब आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम है झरना। आप लिख देंगे झरना लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए कामायनी, या आप लिख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी, या आप लिख सकते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब प्रश्न संख्या 5 ख के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आप जीवन परिचय लिखेंगे 2 नंबर मिलेंगे, रचना का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और कुल आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ पर 3 कवियों का नाम दिया गया है, तुलसीदास, बिहारी और सुमित्रा नंदन पंत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहारी लाल का जीवन परिचय सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं बता दूं बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम। सबसे पहले आपको उत्तर नंबर 5 ख और 5 ख का जीवन परिचय आप दूसरा लिखने जा रहे हैं, इसलिए 2 नंबर यहाँ पर डालेंगे। और बिहारी लाल किसका जीवन परिचय आप लिखने जा रहे हैं, बिहारी लाल का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं। और आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और इस तरह से लिखना है रीत काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल। यहाँ पर रेड पेन से मैंने लिखा है, इसे आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, रेड पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राम था। बिहारी के पिता का नाम क्या था, केशव राम था। और 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड, ओरछा जो कि कहाँ है, बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। बिहारी के गुरु का नाम क्या था, आचार्य केशवदास, और पिता का नाम क्या था, केशव राम था। और आगे आप इस तरह से लिखिएगा कि बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। राजा मिर्जा जयसिंह के यहाँ बिहारी लाल को पर्याप्त सम्मान मिला। और कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, और दोहा आपको जरूर लिख देना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। और इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी दान में दिया करते थे या पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। जन्म कब हुआ, 1603 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गई, 1663 ईस्वी में। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है और वह है बिहारी सतसई। इस तरह से आप लिखेंगे जीवन परिचय तो आपको 100% 3 नंबर आपके जीवन परिचय के लिए जो निर्धारित है वो जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित लिंक दे रखी है। और यदि आप प्रश्न संख्या 6 से उत्तरों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक
लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।